हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। जिसमें जब हम लोग सॉल्यूट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस समय हमारा जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को करना था, जो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के पहले सब लोग ये जानेंगे कि क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस सब लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारा, छोटे छोटे क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है, पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या है, काफ़ी छोटे छोटे क्या है, उसमें छेद हैं। एक तरफ से क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, दूसरी तरफ पास होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, इधर ही रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, होता क्यों है ये जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। ठीक है, एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम है। इसी के थ्रू क्या होता है, इसी की रीज़न से क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, पार्टिकल पास होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन जो कि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है, जो कि छोटे साइज के होते हैं, और कुछ पार्टिकल को ब्लॉक करती है। ये है हमारा ऑस्मोसिस। यहाँ पे देखना है हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन के उसमें देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, लेते हैं हम एक बीकर। ठीक है, इससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इस बीकर में या फिर इस बीकर में हम लोग सेंटर में, ठीक है, इस बीकर के सेंटर में अगर क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी एक, ये है हमारा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, मान लेते क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस साइड क्या करते हैं हम लोग, कुछ सॉल्यूट क्या करते हैं, इसमें डिजोल्व कर देते हैं। मान लेते हैं जैसे शुगर। ठीक है, शुगर इधर क्या करते हैं, हम लोग डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने वेपर प्रेशर पहले भी देखा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो तेजी से इवेपोरेट होता है और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है हमारा, ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, एक एरो बनाते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक, अब क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ वाटर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है हमारा, वाटर का अमाउंट क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है, हायर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर क्या होगा, इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से वाटर क्या होगा, ठीक है, यहाँ से वाटर क्या होगा हमारा, इधर की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन बन गया है, इसमें सॉल्यूट भी आ गया है, तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है इस वाले कंपैरिजन में। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, इधर की तरफ क्या होगा, मूव करने लगेगा सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे इधर इसका क्या था, वेपर प्रेशर हाई था। ठीक है, वो भी एक रीज़न है। वेपर प्रेशर हाई होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है। दोनों ही रीज़न है। ठीक है, या तो हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन लेके चले, या तो वेपर प्रेशर लेके चले, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नली यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर दें। ठीक है, एक्सटर्नली यहाँ पर कुछ प्रेशर इसके ऊपर अगर यहाँ पर कुछ अप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं ये प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस क्या होगा, इस ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को ये पुश करके बैकवर्ड करेगा। ठीक है, और जिस प्रेशर पे हमारा ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये अगर रुक जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक
प्रेशर, amount of amount of pressure required to stop stop the ऑस्मोसिस। ठीक है, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, हमारा जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या है, पाई है। क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है, पाई है। ठीक है, यहाँ पर पाई क्या है हमारा, फिर से लिख देते हैं। पाई क्या है हमारा, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी हम लोगों ने देखा किस पे, कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उतना ही क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आने लगेगा। क्यों, क्या कि क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर का प्रेशर और ज़्यादा है, इसका प्रेशर और कम। जितना इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा इसका प्रेशर कम होता जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल उतना ही पुश होगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ उतना ही तेज़ी से वाटर हमारा इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा हम लोग को ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है पाई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। सी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन में, यहाँ पे मोलैरिटी लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी फिर से बता दे रहे हैं। मोलैरिटी पहली क्लासेस में हम लोग देखे थे स्टार्टिंग वाले में। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमेशा क्या करते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इसी मोलैरिटी पे हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। और दूसरी चीज़ है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, और पार्टिकल्स वाटर के एक्साइट होंगे और तेज़ी से आएंगे। ठीक है, अगर और तेज़ी से आएंगे यानी इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे और तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग को और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई हमारा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ जाएगी जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके कांस्टेंट लेके आएंगे तो पाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सी आर टी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जगह हम लोग मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ये क्या है, किससे सिमिलर लग रहा है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि क्या होता है हमारा, पी वी इज इक्वल टू एन आर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इसमें वी वाले टर्म को हम लोग यहाँ नीचे लेके जाएंगे तो बन जाएगा पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। उसी प्रेशर की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, पी की जगह पाई रखा है, और ये क्या है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के टर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका यूज़ करके किस तरीके से हम लोग कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या मिली थी हम लोग को, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन मिला था हम लोग को पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखने वाली बात है, सारे टर्म्स को एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ सोल्यूट, टी हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन, हमेशा हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे केल्विन रखेंगे। आर हमारा है गैस कांस्टेंट।
और V है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ मोल्स ऑफ को क्या करेंगे, मोल को हम लोग क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मोल को और क्या लिख सकते हैं हम लोग को पता है कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मोल्स किसके बराबर होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाई इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टी। वेट हम लोग मॉलिकुलर वेट के लिए सॉल्व कर लेंगे, एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पाई टाइम्स इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाते हैं, बाकी चीज़ों को इधर लेके आ जाते हैं। मॉलिकुलर वेट हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पाई। ठीक है, तो जो हम लोगों ने क्या किया, वेट लिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो हम लोग क्या है, नोन है पहले से। ठीक, उसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मेज़र कर लेंगे, किसी भी डिवाइस का मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, चाहे तो कुछ और कोई भी डिवाइस से हम लोग मेज़र कर लेंगे। और ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर, उसकी हेल्प से अगर हम लोग ये प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को क्या करेगा, ये भी हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट जो हम लोगों ने पहले से ही लिया है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग को नोन होगी तो हम लोग फाइनली मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एक्सपेरिमेंट करके कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी तक हम लोगों ने 4 मेथड पढ़े हैं, ठीक है, तो कौन सा वाला क्या है मेथड सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन of molecular mass is best among all 4 colligative properties। ये क्या है, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्यों, since it requires very small change of concentration। इसमें क्या होता है, अगर स्लाइड चेंज भी हम लोग कंसंट्रेशन का करते हैं तो हमारी जो आने वाली प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा प्रेशर होता है, काफ़ी चेंज होता है। तो इससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने में क्या होता है, इजी होता है, और हमारी जो एरर होने की चांसेस होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा हायर मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं, हायर मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हायर मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस के लिए भी ये क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, जैसे किसी पॉलीमर का अगर हम लोग को करना है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड रहेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से एनसीईआरटी वाला फिगर, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन पे जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो इधर से इधर हो रहा था वो क्या करेगा, अब नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जब नहीं होगा तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो लग रहा है एटमॉस्फेयर के अलावा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है,
ठीक है, इसी जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ली हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस को डिफरेंट टाइप ऑफ जिसमें प्रेशर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अब मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक कंटेनर हमारा ये हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले से। ठीक है, दूसरे वाले सॉल्यूशन से हमने कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले सॉल्यूशन से क्या किया हमने, इसको कांटेक्ट में ले आए हैं। ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमारा दोनों ही सेम सब्सटेंस के हैं। ठीक है, मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों ही सॉल्यूशंस क्या बोले जाएंगे, आइसोटोनिक बोले जाएंगे। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है, दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होगी वो नहीं के बराबर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे होगी नहीं, ये बोला जाएगा कि जितना इधर से इधर जाएगा लिक्विड, उतना ही सॉल्वेंट हमारा इधर से इधर जाएगा। जितना सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट आ रहा है, उतना ही राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, और उनको जब सेमी परमेबल के थ्रू जब हम लोग कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसमें ऑस्मोसिस क्या होता है, ओवरऑल ऑस्मोसिस नहीं होती है उसमें। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आता है हम लोग का मेडिकल फील्ड में। ठीक है, जब जो क्या होता है, हम लोग को ब्लड सेल्स होती है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, इनका जो इनके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके, 0.9% NaCl सोल्यूशन के, 0.9% NaCl सोल्यूशन के। ठीक है, इसीलिए जब भी क्या होता है कि जब पानी चढ़ाया जाता है किसी को, ठीक है, ब्लड में जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो जो सोल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 0.9% के अराउंड होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा जो ब्लड सेल्स होंगी उनको जब क्या करेंगे हम लोग, अगर इस सोल्यूशन में मान लो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 0.9% में, 0.9% NaCl में। ठीक है, तो ऐसे में इनकी साइज़ क्या होगी, इनमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनकी साइज़ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे मान लो अगर 0.7% ले लेते हैं, तो अब 7% लेने का क्या मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि रेड ब्लड सेल है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग में हम लोगों ने 0.8% ले लिया क्या, NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन 0.9 है, लेकिन बाहर का जो है कंटेनर है उसका कंसंट्रेशन, उसमें जो कंसंट्रेशन है 0.8 है। तो बाहर का कंसंट्रेशन, बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, वाटर बाहर से अंदर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा इससे हमारा जो ब्लड सेल्स की साइज होगी वो क्या होगी, वो छोटे से क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। जब सॉल्वेंट क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ जाकर के साइज बढ़ा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। ठीक है, और फाइनली अगर और ज़्यादा हम लोग कम कर देते हैं कंसंट्रेशन, तो क्या होगी, ब्लड सेल हमारी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है। ठीक है, डेड हो सकती है। ठीक है, इस ये चीज़ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ। ठीक है, when when placed in
व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं हम लोग ब्लड सेल को, देन ब्लड सेल स्वेल्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर देम इन देम बाय ऑस्मोसिस। मतलब ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारा वो वाटर क्या होता है, एंटर करने लगता है और ब्लड सेल हमारी क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है हमारा इसलिए कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन को बोला जाता है एडेमा। ठीक है, क्या बोला जाता है इस कंडीशन को, एडेमा। ठीक है, जिसमें क्या होती है कि अगर क्या होता है कोई बहुत ज़्यादा, किसी के रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, अगर स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, पफिनेस आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आरओ सबने सुना होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ आरओ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस सब लोगों ने देख लिया, क्या होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे। इसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा कंटेनर हो गया यहाँ पे हमारे पास, बीच में हमारी क्या हो गई, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, एक तरफ हमारा एक लिक्विड हो गया। ठीक है, ठीक, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया, उसी लिक्विड का मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, हमारा क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ मिला हुआ है इसलिए इसको वाटर नहीं बोलेंगे हम लोग, सोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस क्या होगा, किधर की तरफ होगा, हमारा जो साफ पानी है वो जाने लगेगा किसमें, इस कंटामिनेटेड वाटर में जाने लगेगा। इस तरीके से अगर हम लोग एक्सटर्नली कुछ नहीं करते हैं तो, ठीक है, एक्सटर्नली कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम लोग इस पे क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर डालते हैं, तो एट ऑन अप्लाइंग ऑन अप्लाइंग ऑन अप्लाइंग ठीक है, प्रेशर प्रेशर इन, ये वाला पार्ट यानी सॉल्यूशन पार्ट, ऑन अप्लाइंग प्रेशर इन सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पाई के बराबर। अगर पाई के बराबर अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी हम लोगों ने देखा जब पाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इधर से इधर आने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हमारी रुक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग इफ अप्लाइड प्रेशर इफ अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तब क्या होगा। अभी तक हम लोग ने जो प्रेशर लगाया उससे क्या हो रहा है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है हमारा, ये वाला जो आ रहा था वो यहीं पर रुक गया। ठीक है, अब आना बंद हो गया। लेकिन जब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया, तब इस सॉल्यूशन वाले पार्ट से हमारा क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल अब क्या होगा, इधर से इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, P ग्रेटर देन पाई है,
मतलब जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन अगर पाई हुआ तो सॉल्वेंट से क्या होगा, इम्प्योर सोल्यूशन यानी कंटामिनेटेड वाले से हमारा प्योर वाटर की तरफ बढ़ने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का उल्टा, यानी क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू फ्रॉम सॉल्यूशन से किधर जा रहा है, टू सॉल्वेंट साइड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन वाला साइड है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट वाला साइड है। ठीक है, सॉल्वेंट साइड थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ग्रेटर देन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, प्रेशर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेंगे तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, इधर आने लगेगा। तो हमारा क्या होगा, गंदे पानी से हम लोग का साफ पानी बनने लगेगा। यही प्रोसेस यूज होता है हमारे आरओ फिल्टर में। आरओ फिल्टर में क्या होता है, हमारा गंदा पानी हम लोग डालते हैं, उसमें हाई प्रेशर के थ्रू क्या करता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करता है, गंदे पानी से प्योर की तरफ हम लोग को क्या करके ले आ करके हम लोग को दे देता है। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म किसका, किस तरीके से हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है और आरओ में किस तरीके से हम लोग को साफ पानी मिल जाता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास। अभी तक जो हम लोगों ने क्या किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, और फाइनली हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट जब साइंटिस्ट ने किए तो क्या हुआ, उन लोग को मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी सही मिला। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अब एबनॉर्मेलिटी आने लगी। ठीक है, जितना कैलकुलेट करना, जितना एक्चुअली होना चाहिए उतना नहीं आया, कुछ डिफरेंट आया। ठीक है, तो फिर लोगों को लगा कि क्या है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसको क्या किया गया, एनालाइज किया गया। तो फिर पता चला क्या, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है हमारा, ये जो लॉज होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के, वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और वो चीज़ें अगर वॉयलेट होती है तो हमारा क्या होता है, अगर हमारा पहले से ही जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वेपर प्रेशर, उसमें राउल्ट लॉ था, उसकी कुछ कंडीशन थी। ठीक है, डिप्रेशन और एलिवेशन वाला था जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी कुछ कंडीशन थी। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर वॉयलेट होती हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सही नहीं मिलता। तो कौन कौन से कंडीशन था जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमारा गलत आता है, तो वो वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि जब हमारा एक्सपेरिमेंटल जो हम लोगों ने किया है वो वाला मॉलिक्यूलर वेट और जो एक्चुअल में होना चाहिए उसका वो वेट क्या हो जाए, अगर डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, होता क्यों है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, रीज़न फॉर एबनॉर्मेलिटी क्या है हमारा, रीज़न फॉर एबनॉर्मेलिटी, क्यों आता है हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उसमें एक रीज़न है हमारा, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो हमने सॉल्यूट डाला है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करे, या तो डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जाए। ठीक है, अभी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, केवल किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर। ठीक है, ये लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखी है कि केवल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसमें उनका कितना अमाउंट है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और वहीं जब अगर मान लेते हैं हम लोग कोई पार्टिकल लेते हैं, मान लो ए बी, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक। अब इसको क्या किया हमने, क्या किया, सॉल्वेंट में ऐड कर लिए, मान लेते हैं वाटर में। और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या बना दिया, ए प्लस और बी माइनस। तो हम लोग को तो ये लग रहा है एक्सपेरिमेंट करते समय कि हमने क्या किया, इसका जितना अमाउंट डाला, मान लो हमने इसका 1 मोल डाला। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम लोग को लग रहा है क्या कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट 1 मोल है, उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पे ये सॉल्यूशन में टूटने के बाद 1 मोल ये भी बन गया और 1 मोल ये भी बन गया। तो एक्चुअल में क्या है, सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डबल हो गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने मॉलिक्यूलर वेट जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मेलिटी आएगी ही। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग मान लेते हैं, ये तो मान लो कोई स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल था, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डेड मान लो मॉलिक्यूल था। ठीक है, जो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया था। ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये क्या करते हैं, वीकली डिसोशिएट होते हैं। तो ये सॉल्यूशन में जब जाएगा तो हम लोग को बना देगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, अगर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है। तो ऐसे में तो ये और फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, इसका कुछ पार्टिकल क्या होगा, कुछ पार्ट ये कंप्लीटली डिसोशिएट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन में एक तो पार्टिकल है नहीं, एक से ज़्यादा हो गए, और हम लोग को लग रहा था क्या कि जितना हम लोगों ने ये डाला है सॉल्यूशन में जाके उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा या कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं वो क्या आ जाता है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग क्या करते हैं अपने, कैसे क्या होता है हम लोग की जो भी फार्मूला हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट का निकाला था उसमें क्या चेंजेस करते हैं कि हम लोग इस एबनॉर्मेलिटी को टैकल कर सकें। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो पहला केस हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन का। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एग्जाम्पल लेते हैं मान लो NaCl का। NaCl को जब हमने क्या किया, वाटर में डाला, सॉल्यूशन बनाया, तो बन गया हमारा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वा। ठीक है, हम लोगों ने ये क्या किया, फिर इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया, क्योंकि हम लोग के हिसाब से सॉल्यूशन में क्या था हमारा, सॉल्यूशन में एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे, डबल हो चुके थे। ठीक है, तो जब भी हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में आना कितना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में कितना आना चाहिए, एक्चुअली हमारा आएगा Na प्लस, सोडियम कितना होता है 23 के अराउंड, और Cl का क्या होता है 35.5 आता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 58.5। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल में जो भी होता है हमारा। ठीक है, एक्चुअल में जो भी हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 57.5। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब इसको डिटरमाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, उसका हाफ आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, हमारा सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है अगर एक होता तो कितना आता हमारा, एक होता तो आता हमारा 58.5। लेकिन हमारा क्या है, सॉल्यूशन में दो पार्टिकल हैं, तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दोनों की वजह से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एक पार्टिकल के कारण क्या होगा, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे डबल पार्टिकल है तो वो डबल बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व्ड जो हमारा होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा, इसको अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो जितना आएगा, 2,
ठीक है, 29.2 के अराउंड। ठीक है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा हम लोग का, इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, 29 के अराउंड आएगा। मतलब क्या होगा, जब जब डिसोसिएशन होता है तो जो हमारा क्या होता है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी जो हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या करना चाहिए, इसी चीज़ को क्या करते हैं कि फॉर्मूले में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ताकि हमारा क्या आ जाए, ताकि इस चीज़ को क्या हो जाए, जो भी इफेक्ट आ रहा है हमारे डिसोसिएशन और एसोसिएशन से, वो क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का सिंबल क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो आई का कुछ सिंपल से फॉर्मूला है। ठीक है, आई क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू एब नॉर्मल नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल। ठीक है, इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, आई क्या होता है हमारा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट डिवाइडेड बाई एब नॉर्मल। ठीक है, और एक और है इसी में डेफिनेशन, आई इसके बराबर होता है, आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। ठीक है, इस चीज़ के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे NaCl के लिए सिंपली देख लेते हैं, फॉर NaCl, फॉर NaCl आई क्या आएगा हमारा, इस फॉर्मूले को देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की बात हो रही है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए हमारे, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल है 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस NaCl में क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, 100% ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग को पता चल जाता है यहाँ पर क्या है, एक और एक दो पार्टिकल हो जा रहे हैं, और पहले क्या था, पूरा का पूरा एक था। तो इससे हम लोग आई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या है, 2 है, विच इज़ इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या, कि जो एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था वो किसके अराउंड आ रहा था, 29 के अराउंड आ रहा था। ठीक है, तो इस वाले में पुटअप कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू एब नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या किया हमने, इधर भेज दिया, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू 28, कितना आ रहा था, 29। ठीक है, विच इज़ इक्वेलेंट टू कितना आ जाएगा हमारा, 58 आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में हमारा NaCl का होता है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जस्टिफाई हो जा रही हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मेन चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि जो आई होता है, वांट ऑफ फैक्टर, वो क्या होता है हमारा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और वो बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, एलिवेशन, पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें क्या निकाला था हम लोगों ने, P0 माइनस पी अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट, ये निकाला था हमने। ठीक है, पहले हम लोग का ये था, लेकिन फिर बाद में वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और चेंज होकर के ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, नया फॉर्मूला जो बन जाएगा वो होगा P0 माइनस पी अपॉन P0 इज इक्वल टू आई एक्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये आई हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ताकि ये किसके लिए हो जाए, हमारा अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो उस चीज़ को ये आई क्या करेगा, नलीफाई करेगा। मान लेते हैं अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, तब क्या होगा,
एज इट इज़ रह जा रहा है पार्टिकल। जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या रहता है, ये ग्लूकोज ही रह जाता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्या रहता है, ये ग्लूकोज ही रह जाता है, बस ये एक्वस लग जाता है इसके आगे, ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको कवर कर लेते हैं। तो जितना पहले पार्टिकल था उतना बाद था, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाद में अपॉन पहले वन ही रह जाएगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा आई की वैल्यू वन हो जाएगी, और यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारा आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमारा क्या हो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग सेम तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरा फार्मूला, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था हमारा, वो क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम, एम क्या था हमारा, मोलैलिटी, ठीक है, इसमें चेंजेस होकर के इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के बी एम। सिमिलर वे में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट तो एकदम सेम ही था, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के एफ एम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। और फाइनली हमारा लास्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये क्या बन जाएगा हमारा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो हमारा कैसे किस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अब नॉर्मल आने लगता है, और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। एक हम लोग एसोसिएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी तक हम लोग केवल NaCl के बारे में बात कर रहे थे, एक एसोसिएशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएशन का एग्जांपल है हमारा सिंपली, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें जैसे मान लेते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको जब हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जब ये सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल इसके मिल करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, एक का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, दूसरे के एच को ले रहा है, और दूसरे का डबल बॉन्ड पहले वाले के एच को ले रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये है इस तरीके का आर, डबल बॉन्ड ओ एच, अब इसके बगल में क्या होगा, ठीक है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप बना लेंगे पहले, आर सी डबल बॉन्ड और इधर पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं ओ एच को, ठीक है, ये ओ है, ये एच है, ये क्या होगा, इससे इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला एच क्या होगा, इससे इंटरेक्ट करेगा। तो दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मिल करके एक डाइमर स्पीसीज बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आई की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू डाइमराइजेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर क्या हो गया, दो पार्टिकल से मिल करके एक पार्टिकल ये बना, तो बाद में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक है, और पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, दो था, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, वैसे ही एसोसिएशन में क्या होता है, हमारा आई की वैल्यू एक से कम हो जाती है, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक
टेबल दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ NaCl KCl एंड MgSO4। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा NaCl है उसका क्या आ रहा है वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है, अपने से ही देख लेते हैं बना करके हम लोग। ठीक है, कुछ हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड और उनके वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूशन में जाने के बाद टूटता नहीं है, टूटता नहीं है तो वांट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, 1। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, Na और Cl दो पार्टिकल बन जाएगा, पहले कितना एक, तो इसका हो जाएगा 2। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग MgSO4 की। MgSO4 सॉल्यूशन में जाके क्या बनेगा, Mg2+ और SO4 2-, दो पार्टिकल बनेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जैसे बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल की, कुछ कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। मान लो Na4 FeCN6 का FeCN6 का थ्राइस। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बिलीव करते हैं कि अगर ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है तो इसमें क्या बनेगा, हमारा 4Na+ निकलेगा। ठीक है, और 3 हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर -4 निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ब्रेक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 4 और 3 7, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम लोग अगर ये बिलीव कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं, देखते हैं AlCl3, अगर ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है तो क्या बनेगा, ये Al बनेगा 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl- बनेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 4। तो 4 हो गए पार्टिकल आफ्टर, और डिवाइडेड बाई बिफोर करेंगे तो 1 है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू क्या होती है हमारा यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आती है। जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, डिसोशिएट होकर के सोल्यूशन में जाएंगे, उसी हिसाब से क्या होगा, हमारा आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा देखा, किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है। ठीक है, और कैसे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है, मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सॉल्वेंट वाले में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, सॉल्यूशन में लो प्रेशर होता है, तो उसकी तरफ मूव करता है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रोकने में जितना प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर उसके बाद हम लोग उससे क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन कर लिया। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा आइसोटोनिक, केवल आइसोटोनिक देखा ना उसमें हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग एक और था, उसमें हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब हमारा क्या हो, बाहर वाला सोल्यूशन क्या हो जाए है, ठीक है, अंदर वाले सोल्यूशन से डिफरेंट रहता है। ठीक है, उसके बाहर वाले का कंसंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है, तो उस समय क्या होता है, सोल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बताया, उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और आरओ में कैसे किस तरीके से प्यूरीफायर हमारा आरओ काम करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन की तरफ हाई प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्यूशन में से पार्टिकल निकल करके सॉल्वेंट की तरफ चले जाते हैं, और हम लोग क्या होता है, प्योर वाटर मिलने लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों ने एबनॉर्मेलिटी देखा कि कैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जब क्या होता है हाई कंसनट्रेशन लेते हैं, या फिर जब हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन होने लगता है, या फिर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, डायमराइजेशन होने लगता है, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब नॉर्मल आने लगता है। ठीक है, मतलब उसमें जितना आना चाहिए एक्चुअल में उतना नहीं आता है, कुछ और आने लगता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे देखा कि इस इससे हमारे फॉर्मूले में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोगों ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर से क्या हुआ, हमारा जो एबनॉर्मेलिटी थी उसको क्या किया, हम लोगों ने करेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर कैसे होता है। जब कोई ब्रेक करता है तो वांट ऑफ फैक्टर क्या नहीं करता है ब्रेक, तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर 1 रह जाता है। और कोई अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई ब्रेक करता है उतना ही उसका क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एक पार्टिकल हम लोगों ने लिया, तो बाद में क्या हुआ, अगर जिस हिसाब से 2 3 7 जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता जाएगा, हमारा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।